प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्धा की द्वारा आज जो वर्कशॉप गए 5 दिन से चल रहा है, तो इसका आज का ये चौथा दिन है। और चौथे दिन के मॉर्निंग सेशन के हमारे जो रिसर्च पर्सन है वो आज यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। मैं हमारे डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एचओडी डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी खंडागले सर को विनती करता हूं कि आज के जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर ओम जी गुप्ता सर, उनको मंच पर ले आए। और आज के रिसोर्स पर्सन और हमारे डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एचओडी डॉक्टर खंडागले सर, दोनों को विनती करता हूं कि वो अपना आसन ग्रहण करें। धन्यवाद सर। आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर ओम जी गुप्ता सर, इनका स्वागत करने के लिए मैं खंडागले सर से विनती करता हूं कि सर को मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर का एक अल्पसा परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि सर का परिचय ही इतना बड़ा है कि उसी को शायद आधा घंटा लग सकता है। तो मैं ज्यादा समय आपका वेस्ट न करते हुए अल्पसा सर का एक परिचय देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे हर्ष होता है कि ऐसे व्यक्ति का परिचय देने का आज मुझे मौका प्राप्त हुआ है कि जो हमारे मित्र भी है और हमारे कॉलेज के साथ उनका घनिष्ठ संबंध भी है। ऐसे हमारे डॉक्टर आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर ओम जी गुप्ता सर संत गुरु गोविंदा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुड़ डिस्ट्रिक्ट धर्मतरी छत्तीसगढ़ में कार्यरत है। सर का जो क्वालिफिकेशन है वो है बीकॉम, बीपीएड और एमपीएड सर ने रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर से किया हुआ है। सर आप पीएचडी से भी पीएचडी की भी उपाधि आपने प्राप्त की हुई है। साथ ही साथ सर आप फिजिकल एजुकेशन में नेट भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है। सर आपने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज से भी पीजीटीवाईटी की भी डिग्री आपने प्राप्त की हुई है। सर को काफी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। मैं गिने चुने अवार्ड आपके सामने यहाँ बताऊंगा। सर को जूडो और जुजोत्सु में ब्लैक बेल्ट की उपाधि प्राप्त हुई है। सर एनसीसी में आपने मेजर एंड कैप्टन की उपाधि प्राप्त की हुई है। सर के कई ऐसे नेशनल और इंटरनेशनल पेपर्स में पेपर आपके पब्लिश हो चुके हैं, जर्नल्स में आपके पेपर पब्लिश हो चुके हैं। सर ने एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट भी आपने सर यूजीसी को सबमिट किया हुआ है। साथ ही साथ सर का जो एक्सपीरियंस है वो काफी तगड़ा एक्सपीरियंस सर रखते हैं, क्योंकि सर ने भारत माता हाई स्कूल रायपुर में एक पीटीआई के रूप में भी कार्य किया हुआ है। साथ ही साथ सर 2010 से 2012 तक डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत थे। सर आज आप संत गुरु गुरुदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुड़ डिस्ट्रिक्ट धर्मतरी छत्तीसगढ़ में आप कार्यरत है। आज का सर का जो विषय है कोरोलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ एनालिसिस, ये आज का टॉपिक है। मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए सर से विनती करूंगा कि आज का ये सेशन जल्द से जल्द शुरू करें, ऐसी मैं सर से विनती करता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू मधुकर सर, थैंक यू खंडागले सर। मेरा टॉपिक है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। मुझे लगता है कि जो टाइम मिला है हम कोरिलेशन को अच्छे से समझ लें तो एक और टाइम लगेगा आपसे, क्योंकि अगर कोरिलेशन को हम देखेंगे तो स्टैटिस्टिक्स को हम अगर हम देखें तो बेसिकली हम 3 भाग में उसको बांट देते हैं, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेटिव, इन्फ्रेंशियल। ठीक है, तो कोरिलेटिव भाग अपने आप में पूरा एक
चैप्टर है। तो कोरिलेशन से फिर आपको हेलो ये फिर बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, नहीं एक मिनट। हाँ चार्जिंग का मिलेगा एक मिनट। हाँ ठीक है देख। अगर देखा जाए तो कोरिलेशन अगर हम पढ़ते हैं तो लगभग लगभग ये आपके मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, इस मेन टॉपिक से अगर हम आगे जाएंगे, कोरिलेशन, कई बार हम कोरिलेशन स्टडीज देखते हैं और बहुत सारी आपकी जो स्टडीज है उसका कोई फिजिबल यूज नहीं। रिसर्च जब भी हम करते हैं तो कोई ना कोई उसका फिजिबल यूज होना चाहिए, अदरवाइज उस स्टडी का कोई यूज नहीं। कोरिलेशन एनालिसिस है ये आएगा। तो पहले हम समझते हैं वास्तव में कोरिलेशन क्या चीज है, रिलेशंस क्या है, डिग्री क्या है। किसी को इंग्लिश में चाहिए लेक्चर, ये हिंदी ठीक है, you need something, okay, you will get presentation in English and I will explain in Hindi and English both if you like please. इसका मेन है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको दो वेरिएबल्स का आपको डाटा मिलेगा जिसमें आपको रिलेशन देखना है कि वास्तव में कितना रिलेट कर रहे हैं या रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या है कि सिंपल रिलेशनशिप, इसमें आपको कॉज एंड इफेक्ट नहीं मालूम पड़ता। कोरिलेशन एनालिसिस में सिंपल सा है, रिलेशन है पर किस कारण से है, व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट, ये मालूम है। कॉज मींस किस कारण से हुआ, इफेक्ट क्या हो सकता है। क्लियर, कॉज इफेक्ट, व्हाट हैपेंस इज कॉज, व्हाट विल हैपन इज इफेक्ट। तो कोरिलेशन में आपको कॉज इफेक्ट नहीं मालूम पड़ता है, सिंपल रिलेशन मालूम पड़ता है, सिंपल रिलेशन। उसके बाद में आपका आएगा कि इसमें आप रिलेशनशिप की डिग्री को नापते हैं कितना, यहां पर सिग्निफिकेंस नहीं होता है, देयर इज नो सिग्निफिकेंस इन कोरिलेशन, देयर इज ओनली डिग्री, हाउ मच कोरिलेशन इज देयर। नॉर्मली हम बोलते हैं 95 जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर जाएंगे तो कॉन्फिडेंस इंटरवल पूछता है, वो 95 आप डालते हैं यानी 0.5 का आप मानते हैं कुछ होगा, बट वो डिस्क्रिप्टिव के लिए होता है, इसके लिए नहीं होता है, इसलिए उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जब आपको जो एक कोरिलेशन की डिग्री का आपको एक तो नंबर मिलेगा, वो नंबर होगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम आर से दिखाते हैं। अब कॉजेशन, कॉजेशन क्या है कि कॉज इफेक्ट, प्रभाव क्या पड़ेगा वो कॉज इफेक्ट है। नॉर्मली जब हम कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी स्टडीज में हम पार्शियल कोरिलेशन देखते हैं, पर हम उसको साबित कर देते हैं ये फुल कोरिलेशन है, ये नहीं होना चाहिए। whenever you are studying a correlation study, if you are doing, we are only taking a partial correlation, but what we are imposing that this is full correlation, so please be aware. Significance of correlation, कितना correlation है, how much correlation is there between two series of variables is called correlation. Understanding behavior, what kind of behavior is this. डिसीजन मेकिंग, अगर आप बोलें कोरिलेशन तो कोरिलेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट फिजिकल एजुकेशन में है, क्योंकि जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं, व्हेन वी आर गिविंग ट्रेनिंग, देन वी हैव टू predict that after how much days we will be reached there. When we are making planning, what planning, periodization, season planning,
then we need. If we are planning microcycle, after microcycle where we can reach, and again case by case it differs. हर इंडिविजुअल के हिसाब से वो डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब हम ट्रेनिंग देते हैं तब हर इंडिविजुअल ट्रेनिंग के लिए अलग अलग रिएक्ट करता है, क्योंकि उसकी बॉडी कंडीशंस अलग अलग होगी हर इंडिविजुअल। तो आप जब भी एक बंदे को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वही अगर आप सबको ट्रेनिंग देंगे कोई फायदा नहीं है। तो अगर हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग चाहिए तो हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग आपको इंडिविजुअलाइज्ड देना पड़ेगा। जो हम सुबह से कंडीशनिंग करते हैं यहाँ पर या कोई भी कॉलेज में, वो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग नहीं है, वो सिर्फ आपको सिंपल नॉर्मल कंडीशनिंग है। तो अलग अलग लोगों का मसल फाइबर ट्विच, तो हमको उसका अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग का चार्ट बनाएं, डाटा बनाएं, तब हमको मालूम पड़ेगा कि अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दे रहा हूं तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किस स्किल को ठीक कर रही है। क्लियर? तो जब भी हम वेरिएबल लेते हैं तो हम उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वेरिएबल को ठीक करने से दूसरा वेरिएबल ठीक हो रहा है वो हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल को हम डेवलप कर रहे हैं वो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कोई भी स्किल जब आप डेवलप करते हो, तो मैं फिजिकल एजुकेशन से इसको रिलेट कर रहा हूं, कारण यह है कि अगर आप नेट में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम बिजनेस का एग्जांपल मिलेगा, इकोनॉमिक्स का एग्जांपल मिलेगा इसमें, क्योंकि बिजनेस और इकोनॉमिक्स इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा। क्लियर? और इवन अगर आप इसका यूज करते हो तो जो आईपीएल की जो टीम्स हैं उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक। सेकेंड थिंग, जब किसी बच्चे का आपका प्लेयर का जब हम रेट तय करते हैं, जब उसका ऑक्शन होता है तब भी इसका यूज होता है कि इसका पास्ट परफॉर्मेंस क्या था, कोरिलेट करेंगे, रिग्रेशन लगाएंगे, रिग्रेशन से सेट करेंगे कि इसका क्या परफॉर्मेंस आगे हो सकता है। क्लियर? तो ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण चीज है एनालिसिस। मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स के मेन 3 पार्ट में डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, इन्फ्रेंशियल। अभी हम इन्फ्रेंशियल पार्ट आप लोग पढ़ रहे होंगे। डिस्क्रिप्टिव बड़ा इजी है पर समझना चाहिए क्या चीज है। देन कोरिलेशन। These are the types of correlation. Direction, positive और negative. Clear? Positive correlation, negative correlation. अगर इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे विद ग्राफ, और ग्राफ कैसे यूज करना है, इवन एक्सेल में आप सिंपल ग्राफ बना करके भी इसका आर पा सकते हैं। क्लियर? अगर इंग्लिश वालों को कुछ अगर प्रॉब्लम होती पीछे बोलना सर प्लीज, तो उसको मैं आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। क्लियर? फिर चेंज रेशियो, लीनियर और नॉन लीनियर। अगर रेशियो फिक्स है कि एक ही लाइन में बढ़ रहा है तो लीनियर, और मान लो रेशियो चेंज हो रहा है, जैसे कि आप देखते हैं लर्निंग कर्व में रेशियो चेंज होते रहता है, कभी फास्ट रहेगा फिर स्लो हो जाएगा, तो नॉन लीनियर। अगर एक लाइन पे आ रहा है लीनियर, उसको आगे हम अभी फोटो से भी समझेंगे। और आपका कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल। ये है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। सिंपल, एक वेरिएबल बढ़ रहा है, जैसे कि वेट्स इन केजीज, ठीक है ना, ये, एंड हाइट इन सेंटीमीटर्स। इसका मैंने एक, ये फैब्रिकेटेड डाटा है, नॉर्मली ऐसा मिलेगा नहीं, मैंने फैब्रिकेट किया आपको समझाने के लिए। अगर आपका लीनियर एक साइड में बढ़ रहा है, ये देखिए सिंपल पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर ये डाउन जा रहा है नेगेटिव कोरिलेशन, मींस एक का डाटा बढ़ रहा है तो इसका भी डाटा बढ़ता जा रहा है साथ में, और एक का कम हो रहा है तो इसका भी कम हो रहा है। ये मैंने फैब्रिकेट किया है डाटा, इसलिए आपको इतना अच्छा दिख रहा है, अदरवाइज ये आइडियल है, ये हो नहीं सकता। क्लियर? ये आइडियल है, हो नहीं सकता। अगर मैं रियल डाटा अगर आपको शो करूंगा तो आपको कभी, और ये परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन नॉर्मली नहीं मिलता है। अगर परफेक्ट कोरिलेशन मिल रहा है यानी कि डाटा कुक्ड है। रियल लाइफ में परफेक्ट आइडियल्स कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो जब हमारे पास डाटा आता है ना, तो इसी से मालूम पड़ता है कि एक्सट्रीम आउटलायर्स कहाँ पर हैं और कितना डाटा कुक्ड है, कितना उसका पावर है। ठीक? तो आपका एक रेशियो बिल्कुल एक, दोनों रेशियो साथ साथ बढ़ रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एक रेशियो बढ़ रहा है तो एक रेशियो कम हो रहा है, इसलिए ये नेगेटिव जा रहा है, ये स्लांट जा रहा है। इसका
ढाल ऊपर की ओर जा रहा है, प्रोग्रेशन इसका डाउनवर्ड जा रहा है। तो अगर ऊपर आपको मिल रहा है तो ये पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो नेगेटिव। अब चेंज रेशियो यहां पर देखिए आप, ये दोनों लीनियर है क्योंकि एक लाइन में बढ़ रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, एक लाइन में बढ़ रहा है, ये एक लाइन में बढ़ रहा है, ठीक। और ये क्या हो रहा है, कर्वी लाइनर हो रहा है। इसके भी कई प्रकार हैं, कर्वी लाइनर के भी बहुत सारे क्या होते हैं आपके वैरायटीज हैं, टाइप्स हैं इसके भी, ठीक। तो ये क्या हो रहा है कि अगर मान लो एक लाइन के साथ में बढ़ रहा है तब तो लीनियर है, पर अगर लाइन के साथ में नहीं बढ़ रहा है, कुछ कर्व बना रहा है, तो ये नॉन लीनियर है। तो जो भी डाटा आप देख रहे हो ये कुक्ड किया हुआ डाटा है, स्पेशली आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये डाटा मिलते भी हैं। जब आप लर्निंग कर्व बनाओगे तो लर्निंग कर्व में आपको ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और नॉर्मल लाइफ में कभी भी ऐसा मिलना मुश्किल है, ऐसा मिलेगा। क्लियर? अगर आप ऑब्जर्वेशनल स्टडी कर रहे हो और पर्पसिव सैंपलिंग कर रहे हो, जानबूझ करके आप ऐसे लोग को चुन रहे हो जो हमारा सपोर्ट करे, तब आपको ऐसा मिलने के चांसेस है, ऐसा फिर भी ऐसा मिलने के चांसेस कम है। अगर आप एक बंदे पर केस स्टडी कर रहे हो और उस पर आपको ट्रेनिंग दे रहे हो तब आपको ऐसा मिलेगा, क्योंकि शुरुआत में बहुत स्पीड से परफॉर्मेंस शो करता है बंदा, ठीक है। और आज क्या हो रहा है, इसकी मार्केटिंग में बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, 2 kg वेट एक हफ्ते में हम कम कर देंगे, आ जाओ, आपका हाइट हम 3 इंच बढ़ा देंगे एक हफ्ते में। एक हफ्ता भी नहीं लगता, आप यहाँ पर आ जाओ, 1 घंटे में मैं आपकी हाइट और वेट क्या बोलता है मैं आपको चेंज करके दिखा सकता हूँ। सिंपल था, पर मार्केटिंग में यूज कर रहा है। अब क्या है, एक हफ्ते में इतना होगा तो एक महीने में इतना होगा, एक महीने का फीस दे दो, 2 दिन बाद आप खुद ही नहीं आओगे। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल, अगर सिंपल 2 वेरिएबल अगर आप एग्जामिन कर रहे हो और आपको मालूम है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, दैट इज सिंपल कोरिलेशन। सिंपल, एक से ज्यादा वेरिएबल को अगर आप देख रहे हो मल्टीपल, नॉर्मली क्या होता है, हम काम कर रहे होते हैं मल्टीपल पर और हम मान के चलते हैं सिंपल। क्लियर? we are working on multiple every time, each and every time we are working on multiple, but we are assuming that we are doing simple. We are always working upon multiple and partial correlation. जैसे अगर मेरे को किसी का स्किल में परफॉर्मेंस बढ़ाना है, स्किल परफॉर्मेंस तब बढ़ेगी जब स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी जब सब होगी और इनके अलग अलग कंपोनेंट जब एक साथ काम करेंगे तब आपका स्किल में बढ़ेगा। हम क्या देखते हैं कि अगर मैंने एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ाया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये आप कितना भी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बढ़ा लो, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं तो कैसे बढ़ेगी स्पीड, स्ट्राइड लेंथ कैसे बढ़ेगा। क्लियर? कोऑर्डिनेशन अगर प्रॉपर नहीं रहा तो कैसे बढ़ेगा। जॉइंट का अगर मान लीजिए जॉइंट का जो आपका स्टेबिलिटी है वो नहीं बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगा। मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। फिर डाइट फैक्टर, उस पर हम ध्यान नहीं देते, हम लिख देते हैं लिमिटेशंस डाइट, वी आर नॉट गोइंग टू सी द डाइट, सवाल ही पैदा नहीं होता, ट्रेनिंग आपका खत्म है वहां पर। तो हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल कोरिलेशन कर रहे हैं, सिंपल नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं। हम कई चीज को भूल जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसा होता है तब टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पार्शियल मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यही हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस और नॉन सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। 0 डिग्री कोरिलेशन। इसके बाद जब आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल आप जितना क्वेश्चन चाहे उतना पूछ सकते हैं। उस चीज को क्लियर करना सबसे पहले। इसके बाद जो स्लाइड्स आएंगी उसमें आपको अगर डाउट आता है डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन में, क्वेश्चन पूछ सकते हैं बार बार। हाथ उठाइए, क्वेश्चन पूछिए। क्लियर? तो 0 कोरिलेशन, अगर कोरिलेशन 0 आएगा बिल्कुल कि कोई कोरिलेशन नहीं है,
अगर 0.001 भी आ रहा है यानी कि कुछ कोरिलेशन है, प्योर जीरो आ जाए नो कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन अगर पूरा 1 +1 या -1 आए तो वो होगा परफेक्ट कोरिलेशन। +1 या -1 चाहे वो किसी भी मेथड से आए, मेथड कौन कौन से वो हम आगे अभी देखेंगे। क्लियर, विल सी। परफेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर मींस अगर सिंपल एक लाइन में सारा डाटा अगर आप ग्राफ बनाते और एक लाइन में आ रहा है, चाहे ऐसा चाहे ऐसा, ऊपर जाता हुआ या डाउनवर्ड जाता हुआ, वो परफेक्ट। अगर पूरा का पूरा पॉइंट प्लॉटिंग में अगर एक लाइन में आ रहा है, परफेक्ट कोरिलेशन। और ये आइडियल सिचुएशन है, ध्यान रखना। ये आपको फिजिक्स में आपको मिलेगा पर फिजिकल एजुकेशन में मिलना मुश्किल है, साफ साफ बता दूं। बिहेवियरल स्टडी में मिलना मुश्किल है परफेक्ट कोरिलेशन। और हम यहीं पर गलती करते हैं जब अपना रिसर्च कर रहे होते हैं, परफेक्ट कोरिलेशन दिखाने के लफड़े में डाटा को हम फैब्रिकेट कर देते हैं कि आना ही चाहिए। इफ यू आर डूइंग रिसर्च, नो नीड टू प्रूव योर हाइपोथेसिस। नेवर फॉल इन लव विथ योर हाइपोथेसिस। रिजेक्ट हो रही है, भगा दो, रिजेक्ट। पर उसका रियल कारण, कॉज इफेक्ट आप प्रॉपर बताओ क्यों ऐसा हो रहा है। आपका मेन काम अपनी हाइपोथेसिस को साबित करना नहीं है। अगर आपने नल लिया है और आपका अल्टरनेट अगर आ रहा है, अल्टरनेट लिया नल आ रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही रहने दीजिए। बट क्या आप, क्योंकि मेन फाइंडिंग आपकी वही है कि क्यों नहीं ऐसा हुआ जैसा हम सोच रहे थे। क्लियर। लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन अगर 0 और 1 के बीच में कहीं पर है, प्योर 1 नहीं है, तो लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब यहां पर देखिए 0 कोरिलेशन। जब मैं, हम जानते हैं नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, यहां पर बहुत ध्यान से देखना, 0 बीच में है, नो कोरिलेशन। +1 राइट साइड में है, -1 लेफ्ट साइड में है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? स्मॉलेस्ट नंबर। व्हाट इज स्मॉलेस्ट नंबर? है -1। बी क्लियर। जितनी बड़ी माइनस संख्या होगी, जितना इस तरफ जाएगी, उतनी छोटी होगी, चाहे वो -1,00,000 क्यों ना हो, वो और छोटी होगी 0 से। ये क्लियर रखना। बेसिक इसलिए मैंने कहा था पूछना अगर प्रॉब्लम होता है, ये नहीं कि आप कम से कम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि आप कहीं भी एक माइनस को ऊपर नीचे करोगे पूरा डाटा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत ज्यादा खेल है माइनस प्लस का। स्पीयरमैन में जाओ, कार्ल में जाओ, या कॉन्करेंट डेविएशन में जाओ, अगर आपने माइनस प्लस को थोड़ा भी अगर आपने अप डाउन किया, डाटा पूरा चेंज हो जाएगा, सही डाटा आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिक 5th क्लास का से 7th क्लास का जो एल्जेब्रा है उसका यहाँ यूज है। यू हैव टू यूज 5th to 7th class algebra, basic algebra for this. You don't have to ignore any sign in between calculations. Clear? Perfect correlation. ये आपका है परफेक्ट कोरिलेशन तक का ये पूरा। तो हम इस चीज को आप ध्यान से लिखिए, 0 to 0.25 प्लस माइनस लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, 0.25 to 0.75 मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, 0.75 to 0.90 प्लस माइनस हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, 0.92 लेस देन प्लस और -1 वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, एंड 1 इज परफेक्ट। क्लियर, इसको लिख लीजिए, ये आपके काम का है। तो जब भी आप इंटरप्रिटेशन करेंगे और आपको जो डाटा आएगा उसके हिसाब से आप बोलेंगे कि हाँ भाई हमने कोरिलेशन किस डिग्री का पाया, यही उसका सिग्निफिकेंस है, यही उस चीज का सिग्निफिकेंस है। लिख रहे हैं कि आगे बढ़ूं?
हो गया। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट, सिंबल इसका आर, स्मॉल आर। जब मैं इसको अलग अलग 3 मैथमेटिकल इसके इन्फ्लुएंसेस हैं जिसमें हम यूज करते हैं, तो पहला है कार्ल पियर्सन, उसके लिए हम नॉर्मली आर ही यूज करते हैं, स्पीयरमैन और कॉन्करेंट डेविएशन, ठीक है ना। तो हम आर के नीचे में छोटा सा सब स्क्रिप्ट में लिख देते हैं के आर या सी, जब हम उसको यूज करते हैं तब, कि कौन सा हमने यूज करके इसको कैलकुलेट किया है। ये आपको मालूम पड़ गया कि आर -1 से +1 के बीच में ही होगा। क्लियर। डायरेक्शन बताता है ये कि किस डायरेक्शन में है, प्लस की हो रहा है कि माइनस की हो रही है, यानी कि एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है। प्लस है यानी कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज भी बढ़ रही है, मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ रहा है तो इंडिपेंडेंट बढ़ रहा है पॉजिटिव, डिपेंडेंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो इंडिपेंडेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो क्या हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। तो ये डायरेक्शन शो करता है, जो आपका जो माइनस या प्लस साइन है वो डायरेक्शन शो कर रहा है, और जो उसकी संख्या है, नंबर है, वो उसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है कि कितना उसका डिग्री हाई या लो है। ठीक। अब हमारे पास में ये 4 मेथड हैं। स्कैटर प्लॉट डायग्राम सबसे इजी मेथड, इसमें आपको एक आइडिया मिल जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें बहुत अच्छा है, एक्सेल में अगर आप इसको यूज करते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम उसमें शो करूंगा, वो आर भी दिखा देता है फटाक से, वो टेंशन ही नहीं है। बट स्कैटर प्लॉट और कार्ल पियर्सन और कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, यह क्वालिटेटिव डाटा पर काम नहीं करता है, क्वांटिटेटिव डाटा पर ही काम करेगा। रैंक कोरिलेशन आपका क्वांटिटेटिव में भी काम करेगा और क्वालिटेटिव में भी काम करेगा, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। ठीक। यानी अगर आपका डाटा क्वालिटेटिव है तो आप यूज करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। क्या होता है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा, कौन बताएगा? हाँ बताइए, जोर से बोलो, सबको समझ में आना चाहिए। एक तो माइक दे दे भाई। गुड गुड, क्लैप, गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। क्वांटिटी डाटा में आपको क्वांटिफिएबल अमाउंट मिलता है, जिसको आप क्वांटिटी आप उसको मेजर कर सकते हैं, नंबर्स में मिलेगा। क्वालिटेटिव में क्या है, लाइकार्ट स्केल, अच्छा, बहुत अच्छा, खराब, सामान्य, है ना, या ये उससे अच्छा है वो उससे कम है, या उसको ज्यादा दर्द हुआ इसको कम दर्द हुआ। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा में आप क्या करते हो, रैंकिंग कर सकते हो, सबसे अच्छा, उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब, रैंकिंग कर सकते हो क्वालिटेटिव में। पर उसमें आप नंबर नहीं दे सकते, आप फिक्स नहीं हो। तो स्पीयरमैन का जब आप क्वालिटेटिव डाटा में काम करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि जहां क्वालिटेटिव डाटा है वहां पर आपकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी, जहां क्वांटिटी रहेगी रिलायबिलिटी आपकी ज्यादा रहेगी। क्लियर। जहां क्वालिटेटिव डाटा होगा वहां पर आप ज्यादा बड़े डाटा सेट पे काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, जबकि क्वालिटेटिव डाटा होने पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। और क्वालिटेटिव डाटा है तो आप चारों मेथड से आप काम कर सकते हो, पर अगर क्वांटिटेटिव डाटा है तो आप स्कैटर डायग्राम नहीं बना सकते। बना सकते हो उसमें भी, पर क्या करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव को आपको रैंकिंग देना पड़ेगा, तब रैंक से बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। क्लियर। अब स्कैटर डायग्राम मेथड वेरी सिंपल, सबसे इजी। 2 वेरिएबल में आपने दिया हुआ है, एक सब्जेक्ट के 2 वेरिएबल है जिसको आपको देखना है, या क्योंकि फिजिकल में हम एक ही सब्जेक्ट का दो वेरिएबल लेके देखते हैं। नंबर 1, कई बार हम क्या करते हैं, वॉलीबॉल प्लेयर बास्केटबॉल प्लेयर क्यों लिया,
कोरिलेशन करने का क्या यूज है, क्या देखना चाह रहे हो, कोई मतलब नहीं है। स्विमर्स, मैराथन रनर्स, क्यों देख रहे हो, जिसको नॉनसेंस कोरिलेशन बोलते हैं, जिसका कोई सेंस ही नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू give any knowledge or you are not going to increase any knowledge in database with that kind of studies. Clear? Nonsense correlation है वो। इवन कुश्ती प्लेयर और मलखम प्लेयर का कोई कोरिलेशन हो ही नहीं सकता। क्लियर? जबकि आप बोलेंगे दोनों तो मल्ल खम्ब मल्ल वाला ही है, नहीं हो सकता। और ये सबसे इजी मेथड है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस, एक वेरिएबल को एक्स में रख दीजिए, एक वेरिएबल को वाई में रख दीजिए और सिंपल उसका डायग्राम प्लॉट कर दीजिए। इसके मेरिट्स क्या है, सिंपलिसिटी, बहुत सिंपल है। फोटो दिख रही है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, इजीली अंडरस्टैंडेबल। भाई यहां फोटो नहीं है, ठीक है, तो आपको दिखेगी कैसे, पिछले वाले में फोटो थी, इसमें फोटो थी, यहां फोटो दिख रही है, फोटो देख के मालूम पड़ रहा है कि पॉजिटिव है। समझ में आ गया? अभी भी नहीं आया? ठीक, सिंपल। अगर बीपीएड वाले हो, बीपी वाले हो, तो ये मत सोचो कि हमारा नंबर नहीं आएगा, आज नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, जरूर आएगा। और एमपीएड वाले तो हैं ही, प्लस बीपीएड वाला अगर सोचते हैं कि हमारे को कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा फायदा है जब आप अपने जॉब में जाओगे, क्योंकि जेएनवी केवी के अंदर आपका जॉब पीटीआई का लगेगा। अगर आपको ये मेथड्स मालूम है और अपने बच्चों का प्रॉपर फिटनेस टेस्ट ले रहे हो, आप प्रिडिक्शन दे सकते हो क्या हो सकता है। नहीं तो क्या होता है, सारे पीटीआई एक बच्चा खेल रहा है, 10 गेम में डाल दो, बच्चा भी बर्बाद और परफॉर्मेंस एक गेम के बाद उसका खत्म हो जाता है। तो जो बीपीएड वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि हमारे तो काम का ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो बीपी पढ़ रहे हैं वो आपसे ज्यादा क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आ रहे हैं बीपी वाले, और आपके सिलेबस में सिर्फ मीन मीडियन मोड, खत्म कहानी, जबकि आपका ज्यादा होना चाहिए। तो कई बार आपका सिलेबस से आगे जाके आपको सीखना चाहिए, आपके कैरियर के लिए आपको काम आएगा बाद में। फिर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम, अगर क्या होता है कई बार हम एक्सट्रीम आउटलायर्स को हम हटाते हैं, एक्सट्रीम आउटलायर्स को आपको हटाना नहीं चाहिए, इसमें चल जाएगा, पर जब डाटा में हम काम करते हैं तब एक्सट्रीम आउटलायर्स को हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं। क्लियर? फिर यूजफुल फॉर कंटिन्यूअस सीरीज, अगर कंटिन्यूअस सीरीज है उसके लिए अच्छा है, कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि वो फिर वो स्कैटर डायग्राम में आपको जीरो दिखाएगा वो। फिर नॉन मैथमेटिकल मेथड, डीमेरिट्स, इसमें मैथमेटिक्स नहीं है, रफ मेजरमेंट देगा आपको, बहुत ज्यादा बड़ा ऑब्जर्वेशन होगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। और फिर नॉट यूजफुल ग्रुप डाटा, अगर ग्रुप डाटा है, ठीक है ना, 0 to 5, 5 to 10, अगर ऐसा डाटा है उसमें ये बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता, पर उसमें भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं, ग्रुप का मीन ले लेते हैं, ग्रुप का मीन लेकर के हमको एक्स मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाई मिल जाएगी, पर ये आपको प्रॉपर कोरिलेशन शो नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब इसका कुछ हम एग्जांपल देखते हैं। अगर ये चालू रहेगा तो ये एक्सेल नहीं खोलेगा। यहां पर देखिए एक्सेल शीट में मेरे पास 2 सीरीज हैं और मुझे सिंपल सा एक्स वाई स्कैटर डायग्राम चाहिए। मैंने सीरीज सेलेक्ट किया। स्कैटर प्लॉट आपको कैसे बनाना है, एक्स और वाई का आपको डाटा प्लॉट कर देंगे, आ जाएगा। एक्स जहां वाई आ रहा है वहां पर एक पॉइंट, एक्स वाई मीट किया पॉइंट, सिंपल। अब एक्सेल शीट में बहुत इजी है इसको बनाना, इंसर्ट करिए, चार्ट करिए,
यहाँ को तैयार हो गया स्कैटर प्लॉट डायग्राम। लगभग ये कुछ हद तक के पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब इसकी डिग्री अगर आपको मालूम करनी वो भी हमको मिल जाएगी। ये देखिए सिंपल आर भी ये शो कर देगा, इसने आर भी शो कर दिया। तो इसमें आपको मैथमेटिकल कुछ करने की आवश्यकता, आपको आर यहाँ डायरेक्ट मिल गया। कुछ बड़ा मैं इसको कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा ये देखिए। और इसने लीनियर रिग्रेशन भी आपका सॉल्व कर दिया है, y का आपका इसका वैल्यू दे दिया है, दिख रहा है। रिग्रेशन भी इसने एनालिसिस दे दिया है और आर की वैल्यू भी आपको दे दी। आर की वैल्यू क्या आ रही है 0.0601, यानी कि वेरी लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है। क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं है। तो स्कैटर डायग्राम में अगर आप एक्सेल में करते हो, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्कैटर प्लॉट डायग्राम बनाओ, ट्रेंड लाइन सेट करो, ट्रेंड लाइन में आप आर स्क्वायर और प्रोजेक्शन और रिजल्ट आप डाल दो, आपको दोनों मिल जाएगा। कोई मेहनत नहीं, एक्सेल शीट में इतना इजी है। जिसके पास लैपटॉप है ये डाटा डालिए, करके देख लीजिए। है उसका स्क्वायर रूट मार दे और छोटा हो जाएगा, और क्या होगा। पर आर स्क्वायर को यूज क्यों कर रहा है? जो रिग्रेशन एनालिसिस ऊपर का दिया गया है ना, वो स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसको मिला है वो वाला। ऐसा नहीं, आपका यहाँ पर आर देखिए ऊपर जा रहा है। अगर मैं यहीं पर इसको रिवर्स मारूंगा तो माइनस हो जाएगा वो, ठीक है ना। क्योंकि डाटा मैंने क्या था, क्वांटिटेटिव डाटा मैंने डाला, तो वो अपना एनालिसिस कर रहा है। अभी आपको एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए उसने दिखा दिया वैसा, ठीक है। तो ये आपका इजी मेथड है स्क्वायर, आपका स्कैटर प्लॉट डायग्राम एक्स वाई। सिंपल, कोई डाटा आपका आप उसको यहाँ पर शो कर सकते हो फटाक से। समझ में आया या एक बार और बताऊं कैसे बनाना है? व्हाट दिस इज स्कैटर प्लॉट डायग्राम, a very simple method. In Excel sheet you can simply made this without much effort. Clear? There are some points which you select and you will get R value, then regression analysis also. Linear equation is there. Clear? Clear or not? Steps. See, if you have any kind of data, just fill the data here. Clear? Fill the data in X and Y. This is for X, this is for Y axis. Clear? Then fill the data and be aware you have to write data in pairs. If any step missing, then problem. You will not able to do this. Clear? Data, then select the data. Clear? Go to insert, recommended charts, recommending XY plot. Clear? Just click OK. Got OK? Now here, go here, click add trend line. This is your regression line. Now from here, go to here, format trend line. Clear? And display equation on chart, regression, and display R squared value on chart. Done. What I said, merits of scatter, simplest method. That's all. If you have qualitative data, just rank it, write it in pairs, make this. That's all. Correlation over. That much simple.
क्लियर क्लियर हो गया। Now we have this Carl Pearson product moment method. Very first, used widely, Carl Pearson product moment method. Covariance, you have to some reason only. Covariance between two series. If I am finding variance for one series is only variance, VAR S square. Square root of variation is variance is standard deviation. Clear? समझ में आ गया? डाउट है अभी इसमें कुछ? कोवेरियंस, क्योंकि हम जो भी एनालिसिस करेंगे कार्ल पियर्सन में, हम दोनों सीरीज के कोवेरियंस से ही वहां पर एनालिसिस करेंगे उसका। ठीक, इसको समझते हैं क्या है। कार्ल पियर्सन फर्स्ट पर्सन गिव अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर मेजरिंग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप 1890। अदर नेम्स क्या क्या है? प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट। सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा यूज होता है, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कार्ल पियर्सन, मैं बेसिकली आपको दो मेथड बताऊंगा क्योंकि उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बाकी के दो बता पाऊं। कौन कौन सा है बाकी का? शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें भी आपका जो सेकंड वाला है डायरेक्ट मेथड, उसको बताऊंगा क्योंकि ये वाला आपको मेरे को बताने के लिए सबसे पहले आपका सबका मेरे को नॉलेज देखना पड़ेगा। एचडी आपको मालूम है कि नहीं, प्रॉपर एचडी कैसे निकालते हैं? क्लियर? एक्सेल शीट में बहुत इजी है। एक्सेल शीट में हम साथ साथ मैं आपका एक्सेल शीट में भी उसका यूज दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, एक्सेल शीट अगर आप यूज करते हो तो बेस्ट है। एक्सेल शीट अगर आप यूज करते हैं किसी भी एनालिसिस के लिए बहुत फास्ट है, आपका काम बहुत फास्ट होता है। ठीक है ना? अब यह है कार्ल पियर्सन एक्चुअल मीन मेथड, उसका फॉर्मूला है। क्लियर? आर इज इक्वल एक्स वाई। एक्स वाई क्या है? क्या है एक्स? मतलब डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज विद मीन जो हम निकालते हैं। छोटा एक्स, बड़ा एक्स क्या हो गया? स्टेप्स। बड़ा एक्स का बार क्या हो गया? मीन। हम ये चीज वेरिएंस निकालने के लिए करते हैं। दोनों को अगर हमने वेरिएंस लिया तो कोवेरिएंस हो जाएगा। ठीक है ना? तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो उसको सिंप्लीफाइड करके मैंने वहां पर आपको शो किया है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद में आपको जो फॉर्मूला मिल रहा है वो मिल रहा है आर इज इक्वल सिग्मा एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपका डायरेक्ट मी आपके जो मेथड है उसमें यही फॉर्मूला का एक्सपेंशन यूज होगा, क्योंकि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है, तब ये आपका काम करेगा। पर अगर नहीं दिया, सिर्फ सीरीज दिए, तो आपको डायरेक्ट मेथड यूज होगा। तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो। क्लियर? बल्कि यहाँ की लाइट बंद करोगे तो वो ज्यादा साफ दिखेगा मेरे ख्याल से। उस सामने की एक लाइट उस साइड की बंद होगी ना तो वो ठीक दिखेगा। हो गया? क्लियर? दूसरा है डायरेक्ट मेथड। फॉर्मूला वही है, इसका एक्सपेंशन कर दिया गया है, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है दोनों का। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मैं स्क्वायर रूट हटा दूं तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा एक सीरीज का। तो दो सीरीज के वेरिएशन जब मैंने उसको यूज किया तो मेरे को ये मिल गया डायरेक्ट मेथड। एक्स और वाई जो है वो आपका सीरीज के नंबर्स हैं, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। क्लियर? तो क्या हमको फॉर्मूला? सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन स्क्वायर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस
सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ये आपका डायरेक्ट मेथड है, इसको याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। पर अगर कहीं पर स्टैंडर्ड डेविएशन और एसडी दिया है तो आपका पहला फॉर्मूला आएगा कि कोई अगर एक स्टेप आपका मिस है, बोलेगा इससे फाइंड करो, तो आपको वो वाला काम आएगा, अदरवाइज मैक्सिमम ये वाले काम आएंगे। क्लियर? इसका मैथमेटिकल यूज आपको ये सीरीज दी हुई है ना। फॉर्मूला आपका ये है। अब क्या क्या आपको निकालना है, ध्यान से देखो। सिग्मा एक्स वाई निकालना है आपको, सिग्मा एक्स निकालना है, सिग्मा वाई निकालना है, एन निकालना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, सिग्मा एक्स आपका है उसका स्क्वायर आपको निकालना है, सिग्मा वाई निकालना है, सिग्मा वाई का स्क्वायर। 6 वेरिएबल्स आपको निकालने टोटल। ठीक, क्लियर? एन मैंने एक्सेल शीट में क्या फॉर्मूला यूज किया, काउंट सीरीज को किया, दोनों फॉर्मूले आ गए, 10 आपको मिल गया। तो एक ही एन यूज करेंगे, 10 ओवरऑल। यहां पर जो आपका एन है ये नंबर ऑफ पेयर्स है, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ वाई, क्योंकि पेयर्स लिया है तो आपके एन सेम ही होगा तीनों, इसलिए मैंने यूज किया। फिर सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, जो आपके स्टेप्स हैं उसको आपको काउंट कर देना है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। क्लियर? फिर आपका सिग्मा एक्स वाई, एक्स एंड वाई को आप प्रोडक्ट एक्स एस्ट्रिक वाई एस्ट्रिक एंटर मार दिया, आपको ये मिल जाएगा फटाक से। उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, हर स्टेप का स्क्वायर, और इसका सिग्मा एक्स स्क्वायर नीचे में आ गया आपका सिग्मा वाई स्क्वायर। जहां जहां से मैंने रंग से आपका कोडिंग किया हुआ, आपको आपको मालूम पड़ा कहाँ से क्या क्या लिया हुआ है। क्लियर? क्या मिला आपको? वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, डाटा आपको दिखा रहा है। क्लियर? आया? अब इसको अगर आपको, ये लो एक्सेल शीट है, मैंने सारे फार्मूले लगाए हुए हैं इसमें। ये एन के लिए आप यहाँ पर फार्मूला देखना चाहेंगे, ये देखो, काउंट, एक सीरीज सिलेक्ट कर ली, इजी। एक्सेल में अगर यूज करते हैं फास्ट मिलता है, पर एक्सेल में एक और इजी मेथड है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, जस्ट इसके बाद में। ये आपका क्या पूरा मेथड है, याद रखो एग्जाम के लिए, पर अगर आप रिसर्च कर रहे हो ऐसा चाहिए तो बताऊंगा, इजी है। ठीक, तो ये आपका हो गया। और मैंने जो जो किया यहाँ पर एक्स वाई, ये देखिए, ये एस्ट्रिक, ये है ना, एंटर मार दीजिए, ड्रैग मार दीजिए, आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला जो है रेज, रेज साइन जो होती है ऊपर की 2, अगर स्क्वायर रूट का आपको को डालना है तो 1/2 कर दीजिए, रेस करके स्क्वायर रूट आ जाएगा उसमें। क्लियर? और ये आपका पूरा सम का साइन, नीचे में सारे सम है ये, और ये एक्स वाई का स्क्वायर करना है तो वही रेस टू 2। दिख रहा है ये वाला आपको? नहीं दिख रहा है, पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा। क्लियर? तो ये आपका मेथड है। अब जैसा मैंने आपसे वादा किया था, इसका मैं आपको बड़ा इजी मेथड दिखा रहा हूं। ये मेरे पास में 2 सीरीज है और मेरे को से कोरिलेशन निकालना है। एक्सेल शीट में जब मैं अभी निकाल रहा हूँ, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ही बताता है वो, क्योंकि यही मैथमेटिकल है प्रॉपर। बाकी सब रैंक वाले हैं तो इनडायरेक्ट मेथड है। यही कार्ल पियर्सन को जो कोएफिशिएंट है वो डायरेक्ट मेथड है। तो इसको जब मैं ले लेता हूं, मेरे को यहाँ पर इज इक्वल CORREAL, बड़ा कर देता हूँ आपको दिखेगा। कोरिलेशन, ये सीरीज, कॉमा, ये सीरीज,
फॉर्मूला याद रखिए, CORREL, कोरिल। और बस आपको आपका कोरिलेशन आ गया। ये कार्ल पियर्सन वाला है कोरिलेशन, सीधा आपको मिल गया, कुछ नहीं करना है। जितनी भी सीरीज होगी, पर कोरिलेशन हमेशा ध्यान रखना, कोरिलेशन सिर्फ पेयर्स पर ही होगा। मल्टीपल कोरिलेशन का आपको अलग अलग, जैसे आप लीग का जो आप चार्ट बनाते हो स्टेयरकेस मेथड, वैसा बना के आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन है वहां पर शो कर दिया, क्लियर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो यहां जो दिखा रहा था आर, वो आ जाएगा, क्लियर। इसलिए उसको आर स्क्वायर बोला उसने। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये आपका कार्ल पियर्सन इजी मेथड। वही मेथड है, फिर से एक बार रिपीट है, कुछ दूसरे डाटा के साथ में, है ना। तो यहाँ पर आपका कार्ल पियर्सन जो है आपका सेटअप हो गया। इसमें और भी है, स्टेप डेविएशन, शॉर्टकट मेथड सारे हैं, बट उसके लिए समय नहीं। स्टेप शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि हम डाटा को सिंप्लीफाई करते हैं प्लस या माइनस करके। कोई हम एक मिड पॉइंट लेकर के उसे प्लस माइनस कर देंगे पूरा, और उसके बाद जो आपको डाटा छोटा हो गया, अब छोटे डाटा से आप फास्ट काम कर। अगर कैलकुलेटर नहीं है और आपको करना है तो आप शॉर्टकट में जाइए, और अगर कॉम्प्लेक्स डाटा है तो स्टेप डेविएशन में जाइए। शॉर्टकट मेथड का एक्सटेंशन है स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। और क्यों ऐसा होता है, कोरिलेशन होता है, स्केल और ओरिजिन चेंज करने से चेंज नहीं होता है। कोरिलेशन आप कोई भी ले लो, अगर आप स्केल और ओरिजिन अगर आप चेंज करते हो, चेंज ऑफ ओरिजिन, अगर आप डाटा में से, पूरे डाटा में से कुछ भी प्लस या माइनस करोगे तो भी आपको कोरिलेशन उतना ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। स्केल चेंज करोगे, स्केल चेंज यानी मल्टीप्लाई या डिवाइड, आप उसमें से भाग दोगे, कुछ डिवाइड करोगे सभी स्टेप्स में से, तब भी उसमें कोरिलेशन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सब में कर रहे हो। तो उनके जो अंतर हैं वो सब सेम रहेंगे। कई बार क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स डाटा है, हमको रैंकिंग में प्रॉब्लम जा रही है, उससे प्रॉब्लम जा रही है, आप उसको स्केल को चेंज कर दो या ओरिजिन को आप चेंज कर दो, पर उसको आपको प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो उससे भी आपको एक मौका मिलता था। अभी अगर इसको मैं आपको शो करता हूं तो वो बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो अभी आपको मैंने दो चीज इसमें से बताई। कार्ल पियर्सन 4 मेथड है, क्या क्या है। पहला एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, तो हमने 2 के बारे में बात की, क्लियर। तीसरा आपका जो है क्या है, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड का और एक्सटेंशन है स्टेप डेविएशन मेथड, ये स्टेप बाय स्टेप और डेविएट कर दो जो उसको, और उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा, पर है वो एक ही चीज, मीन्स आंकड़ों से खेलना बस है, कुछ खास उसमें होता नहीं। अब आपका आता है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड, ये इजी है थोड़ा उससे। दूसरा इसका फायदा क्या है कि अगर आपके पास क्वालिटेटिव डाटा भी है तब भी आप इसमें काम कर सकते हो, इसमें रैंकिंग का यूज होता है, प्योरली रैंक का यूज होता है, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। तो इसको 1904 में चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने डिराइव किया था। अब इसमें आपके जितने आइटम है उसको आप रैंक असाइन कर दो, जितने डाटा है उसको रैंक असाइन कर दो। कैसे करोगे रैंक असाइन, दोनों डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, क्लियर। अब प्रॉब्लम यह है कि असेंडिंग में आपको रफ में लिखना है, क्योंकि अगर आपने असेंडिंग दोनों को कर दिया दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा। तो डाटा का ध्यान रखते हैं, आपको रैंकिंग करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में करके आपको रैंकिंग करना है उसकी, क्या क्या रैंकिंग है, और फिर उस रैंक के थ्रू आपको इसका कैलकुलेशन करना है, क्लियर। यह क्वालिटी ऑब्जर्वेशन के लिए भी अच्छा है और क्वांटिटी के लिए तो है ही है, इजी है। इसका फॉर्मूला ये है। अब स्पीयरमैन के जब मैंने लिया तो सबस्क्रिप्ट में मैंने के लिख दिया नीचे में, आप चाहो छोटा एस लिख दो, पर एस इसलिए नहीं लिखते हैं कि एस कई जगह में कोवेरिएंस के लिए यूज हो जाता है, ठीक है ना। कई बार सिग्मा को हम एस, आपके जो सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम कई बार उसको एस स्क्वायर भी शो कर देते हैं, ठीक है।
इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं, इसलिए वहां पर के लिख देते हैं यहाँ पर। तो 6 स्क्वायर आपका सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये क्या, ये रैंक का डिफरेंसेस है, ये डाटा का डिफरेंस नहीं देख रहा है, हमने जो डाटा को रैंक दिया है उसका डिफरेंस देख रहा है, ये उससे कैलकुलेशन कर रहा है, ये उसके स्क्वायर से कैलकुलेशन हो रहा है रैंक के, प्लस एन। आपको दो ही चीज की आवश्यकता है, रैंक का डिफरेंस, उसका स्क्वायर, और एन, नंबर ऑफ पेयर्स। क्लियर? अब यहां पर तीन आपकी सिचुएशन आती है। पहला रैंक दिया तो बड़ा इजी है, खत्म कर दो, दैट्स ऑल। दूसरा रैंक नहीं दिया है तो रैंक निकालो या आप रैंक दो, ठीक है ना। अगर रैंक डायरेक्ट दिया तो इजी है, सीधा फॉर्मूला तो आपको लगाना है और काम खत्म। रैंक नहीं दिया है तो फिर सबको आप रैंक असाइन करो और उसके हिसाब से आप उसको दे दो। और तीसरा क्या होता है, एक प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लो सेम रैंक होता अब क्या करोगे, यानी डाटा रिपीट हो रहा है, यानी मीडिया आपका मोड है वहां पर, बाई मॉडल ट्राई मॉडल डाटा है, यानी आपके जो मोड हैं वो 2 या 3 या 4 बार रिपीट हुए हैं डाटा, तब फिर इसको कैसे करोगे। तो रैंक्स आर इक्वल और रिपीटेड। क्लियर? तो मेरे पास उसका भी वर्किंग एग्जांपल नहीं है पर उसको हम कर सकते हैं, ये आपका एक वर्किंग एग्जांपल है। आपका रैंक दिया हुआ है कि 2 जजेस ने पार्टिसिपेंट्स को रैंक दिया हुआ है, तो एक जज ने रैंक से ये दिया हुआ है, दूसरे जज ने रैंक ये दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ रैंक। अब यहां ध्यान रखना 1-3 कर रहा हूं तो आप साइन भूलना नहीं है, साइन अगर आपने प्लस माइनस किया तो पूरा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो 1-3 R1 माइनस R2 करना है रैंक पेयर के साथ में, और उसको आपको यहाँ पर नोट करना है। फिर उसका जैसे आपने स्क्वायर किया अपने आप उसका हट गया। क्लियर? अब इसका यूज करना है आपको, 6 इंटू डी स्क्वायर, सिग्मा आपका ये हो गया सिग्मा डी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो गया एन, नंबर ऑफ पेयर्स, और इसको आपने यहाँ पर डाल दिया, आपको ये क्या मिला, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री कहां तक है, 0.75 से 0.90, 0.90 से लेस देन 1 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, वेरी हाई डिग्री। क्लियर? नॉर्मली आपको लाइफ में हाई डिग्री या मॉडरेट सफिशियंट है। अगर आपने ज्यादा वेरी हाई की तरफ गए, यानी कि कुछ ना कुछ आप उसमें लोचा कर रहे हो, वो नहीं करना। ठीक, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? नहीं आया? मैंने इसको भी एक्सेल में किया हुआ है। अगर मैं रैंकिंग चाहूं तो मैं डाटा की रैंकिंग के लिए एक्सेल में आता है, पर एक्सेल में क्या होता है कि अगर मान लो एक से ज्यादा रैंक एक जैसे हैं तो 1 2 3 3 3, तो क्या 3 4 5 गया, 1 2 3 6 ले लेगा उसको फिर आगे। तो वहां प्रॉब्लम जाता है क्योंकि हमको यहाँ पर वैसा नहीं करना है, सेम रैंक आ रहा है तो ऐसा नहीं करना है। ठीक, और अगर मैं ये जो आपका डाटा है इसको मैंने फॉर्मूला से लाया हूं, अगर मैं मान लो सिर्फ इन दोनों के बीच में भी अगर मैं स्पीयरमैन का ये कार्ल पियर्सन का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, मुझे यही मिलेगा, मुझे रिजल्ट यही मिलेगा सेम। ध्यान रखना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ डेविएशंस कितना उस पर काम कर रहा है, वहां पर डेविएशन उसको मिल रहा है प्रॉपर। क्लियर? अब रैंक अगर ना दिया हो तो मैंने क्या बोला, अगर आपको रैंक नहीं दिया है तो आपको रैंक अपने आप से देना है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार एक्सेल शीट में। मेरे पास यहां पर अगर ये डाटा है, मेरे को रैंक देना है, बड़ा इजी है, इज इक्वल रैंक, ये किया
अब एक करूंगा तो असेंडिंग, दो करूंगा तो डिसेंडिंग, मैंने एक ले लिया। अच्छा, रैंकिंग लग गया। अब इसका साइड में रैंक ले लेता हूँ। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिया था, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इज इक्वल माइनस स्क्वायर करना है इसका रेस टू द 2 स्क्वायर, सम करना है। तो मेरे को डाटा मिल गया। अब मैं इसको 6D और यहाँ पर मैं इसको n ले लेता हूँ। काउंट, दस आ गया यहाँ पर। आपका डी स्क्वायर आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर आ गया, एन आ गया 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस 1 से आप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। क्लियर। अभी मैंने क्या बोला था, साइज एंड ओरिजिन से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हम फिर से इसको देखते हैं। रैंक से भी मैं इसका निकालता हूं कोरिलेशन। थोड़ा सा अंतर आया रैंक का, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा है उसको, पर लगभग लगभग उतना ही है। एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल रहा है उसको ना, रैंक मिल रहा है अभी, पर बहुत अंतर नहीं है, मॉडरेट में ही जा रहा है ये। क्लियर। तो अगर आप एक्सेल में कर रहे हो और आपको स्पेयर का फॉर्मूला, तो आप ये भी यूज कर सकते हो, रैंकिंग कर दो और रैंक का निकाल दो खटाक से। और वैसे अगर एक्सेल में करो तो क्या जरूरत है, डायरेक्ट डाटा डालो, मिल गया आपको। पर अगर क्वालिटेटिव है, और क्वालिटेटिव में अगर आपको देखना है, जैसे कि क्वालिटेटिव में क्या होगा, रनिंग स्पीड और लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कितना सेटिस्फाइड है अपने स्पीड से। तो सेटिस्फेक्शन क्या हो गया आपका, क्वालिटेटिव और स्पीड आप मेजर कर सकते हो। तो आपको क्या रिलेशन मिलेगा, नेगेटिव कोरिलेशन मिलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि समय कम होगा तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, समय ज्यादा होगा तो सेटिस्फेक्शन कम होगा, इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है, नेगेटिव सर तो नेगेटिव आ रहा है, गलत तो नहीं होता। आपको समझना आवश्यक है कि नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर क्या है। क्लियर। समझ में आया ये वाला एक्सेल का यूज। तो एक्सेल में कैसे यूज करना है, स्पीयरमैन और कार्ल पियर्सन, ठीक है ना, और उन दोनों का अमेलगमेशन। अब अगर मान लो रैंक सेम दे दे, तो मैं यहां पर आपका चीज चेंज करता हूं। रैंक्स अगर मान लो यहां पर सेम दे दे, देखो मैं ये रैंक आपका चेंज कर रहा हूं, तो ये 4 4 4 आ गया ना। यहां कैसे करेंगे, अब देखो 4 4 यानी 4 5 6 और फिर ये 7 आएगा, है ना। 4 4 4 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, यानी 4 5 6 तीन स्टेप है। तो इनका आपको रैंक का क्या लेना है, मीडियन, आपका एवरेज लेना है। 4 + 5 + 6 अपॉन 3 जो आएगा वो तीनों को बांट देना है। समझ में आया। तो जो उनका रैंक आ रहा है 4, अब 4 में 3 आ रहा है, फोर्थ रैंक 4 + 5 + 6 अपॉन 3। अगर 2 आ रहा है 4 4, तो 4 + 5 अपॉन 2, और वो फिर दोनों को रैंक देना है। उसके बाद आपको अलग काम करना। अगर रैंक्स आर सेम, 3 था, पहला रैंक दिया हुआ है, हो गया। रैंक नहीं दिया हुआ है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको सेट करके। अब यहाँ एक फायदा है, अगर मुझे, जो मैंने आपसे कहा रनिंग स्पीड ऑफ सेटिस्फेक्शन, अब मैं चाहता हूं पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा दूं, यहां मैं दिखा सकता हूं कैसे। रनिंग स्पीड को मैं रिवर्स में लूंगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, कम है तो ज्यादा रैंक,
ज्यादा है तो कम रैंक, और उधर क्या दिखाऊं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा रैंक, कम है तो कम रैंक। अब अगर आएगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा तो लोग आया पॉजिटिव है, तो एक्सेल हमको वहां पर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, रैंकिंग दे दिया टाइमिंग का, कम टाइम तो नंबर 1, ज्यादा टाइम तो, और सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो नंबर 1 और ये कम है तो नंबर 1। तो कभी कभी डाटा प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसा है ऑडियंस, यार माइनस क्यों आया, हम हट जाते माइनस क्यों आया, हम उसको बोल नहीं पाते। पर अगर हम ऐसा दिखा दें पॉजिटिव आ गया तो वो पूछ सकता है कैसे आ गया, तो अगर जानकार होगा तो ही पूछेगा, तो ऐसा नहीं पूछेगा कि सर ज्यादा स्पीड थी, ज्यादा उसको सेटिस्फेक्शन है। अगर आपने उससे निकाला तब क्या होगा, नेगेटिव दिखाएगा कोरिलेशन, क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ रहा है यानी टाइम कम हो रहा है। क्राइटेरियन मेजर क्या, टाइम है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, हो गया। अब इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इजी टू कैलकुलेट, उससे तो इजी ही है, कार्ल पियर्सन तो बहुत इजी है, सिंपल है। थोड़ा बहुत अगर एग्जैक्ट डाटा से थोड़ा सा आपका अंतर तो आ गया, क्योंकि ये आपको एक एस्टिमेशन दे रहा है, 100% ये फिक्स नहीं है, पर एक एस्टिमेशन आपको दे रहा है। दूसरा यूजफुल डाटा, अगर क्वालिटेटिव है तो ठीक है, अदर कार्ल पियर्सन में आप क्वालिटेटिव डाटा को आप नहीं यूज कर सकते, मुश्किल है। तीसरा आपका क्या है, यही एक ऐसा मेथड है जो रैंक्स होने पर ही काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। रैंक्स अगर आपको दिया तो यही एक मेथड है जो सही मेथड है कायदे से, पर हमने इसको भी एक्सेल में उल्टा यूज किया है। रैंक्स यूज करके हमने कोरिलेशन का जो हमने फार्मूला यूज किया तो हमने कार्ल पियर्सन वाला यूज करके किया, तो उसमें अंतर आपको दिख भी गया, थोड़ा सा अंतर आ गया। तीसरा क्या है कि अगर ये बायवेरिएट ग्रुप फ्रीक्वेंसी अगर आपका होना चाहिए, अदरवाइज नहीं करेगा काम। उसके बाद क्या है कि अगर बहुत ज्यादा वैल्यू है तो आपको उसको रैंक देने में प्रॉब्लम जाएगी, कैलकुलेशन में बहुत मुश्किल जाएगी। तो 30 तक के अगर है तब तो आप आराम से कर सकते हो, इजी है। उसके बाद क्या है कि प्रिसीशन, जो मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, प्रिसीशन कम है क्योंकि एक्चुअल डाटा पर काम नहीं कर रहा है, डेरिवेटिव पर काम कर रहा है, रैंक्स पर काम कर रहा है, इसलिए इसका प्रिसीशन लैक्स है। सबसे ज्यादा प्रिसाइज, सबसे ज्यादा रिलायबल आपका क्या है, कार्ल पियर्सन है, बेस्ट है वो, क्योंकि वो मैथमेटिकल बेस है प्योर। ठीक, अब कोएफिशिएंट एंड कॉन्करेंट डेविएशन मेथड, ये भी बहुत इजी मेथड है, पर ये प्योरली क्वांटिटेटिव डाटा पर ही काम करेगा, क्वालिटी पर काम नहीं कर सकता। और ये बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल, वेरी सिंपल मेथड। फॉर्मूला प्लस माइनस स्क्वायर रूट प्लस माइनस सी 2c माइनस एन अपॉन एन, सिंपल मेथड है। तो यहां पर हमने इसको आर सी से बताया, कॉन्करेंट डेविएशन आर, ठीक है ना, सबस्क्रिप्ट सी, उसको हमने के से दिखाया था। सिंपल आर हो गया कार्ल पियर्सन का, आर के हो गया स्पीयरमैन का, आर सी हो गया कॉन्करेंट डेविएशन। अगर कहीं पर आपको एग्जाम में आ जाए आर सी लिखा हो तो आप समझ जाओ कौन सा मेथड से उसने हमको आर बताया है। तो कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि आर सी लिखा है तो इसका मतलब क्या, आर के लिखा तो क्या, सिंपल आर लिखा तो कौन सा मेथड हो सकता है, ये कई बार आता है। कई बार इनके फॉर्मूले दिए होंगे, ये कौन सा मेथड का, या मेथड दिया और फॉर्मूला आपको सिलेक्ट मारना है कौन सा है। तो कई बार ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ऐसा नेट वेट में आपको दे सकता है, या नेट में ये पूछ सकता है कि कौन सा एक तो जरूरी है इस चीज के लिए, तो ये आ सकता है। ठीक, अब यहां पर साइंस हमको अलॉट करने, साइन प्लस या माइनस। तो अगर सेम साइन है, ऊपर का अगर आप देखोगे सेम साइन है, अगर दोनों ओर प्लस माइनस या दोनों ओर जीरो तो वहां प्लस देंगे, और साइन अगर सेम नहीं है तो माइनस देंगे। क्लियर, दोनों ओर साइन सेम है प्लस, साइन सेम नहीं है माइनस, दोनों ओर प्लस है, दोनों ओर माइनस है, दोनों ओर जीरो है प्लस, उसके अलावा कुछ भी हो माइनस। क्लियर, अब यहां पर आपने क्या करेंगे, पहले वाला माइनस बाद वाला,
अगर ज्यादा है, बाद वाला पहले वाले से ज्यादा है तो प्लस लिख देंगे, जैसे यहां पर आप देख रहे हो। क्लियर? ऊपर में अगर आप देख रहे हो, पहले वाला और ये 164.6 माइनस 164.3, ये इससे कम है, सेकंड वाला फर्स्ट से कम है तो यहाँ माइनस दे दिया। अब यहाँ पर सेकंड वाला फर्स्ट से ज्यादा है तो यहाँ प्लस दे दिया। ठीक है, स्मॉल डी का यूज किया हमने, डिफरेंस देख रहे हैं हम कि ज्यादा कम का। क्लियर? मैंने इसमें एक्सेल शीट का यूज किया हूं फॉर्मूले का, प्लस माइनस मालूम करने के लिए। मेरे लिए यह है कि अगर एक्सेल शीट होगी तो अगर ये 10-12 हजार डाटा भी होगा तो मैं आराम से कर लूंगा। ठीक है, तो ये आपका प्लस माइनस दिए, और उसके बाद यहां पर भी आप फॉर्मूला डाल दो कि अगर दोनों सेम है तो प्लस, नहीं है तो माइनस। ये देखो यहां पर सब आ गया। इफ दिस इज बिगर देन दिस, ये प्लस माइनस इज इक्वल देन जीरो, तो वो क्या है, उसका आर्गुमेंट है, वो आपका आर्गुमेंट फंक्शन है। इफ करके आपका आएगा पहला, आपका जो लॉजिक आएगा लॉजिकल फंक्शन, प्लस अगर ज्यादा हो तो क्या, उसके बाद फिर सेकंड इफ, कम होगा तो क्या, थर्ड इफ। अब दो ही हो सकते हैं या फिर तीसरा को जीरो, देन जीरो, ब्रैकेट क्लोज, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आ गया। अब यहां पर जो सी है, वो सी क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइंस इन dx dy। अब बहुत सिंपल है ये। ठीक है ना, एन इज द नंबर ऑफ पेयर्स, सिंपल यहां पर डाल दिया, आपका मिल गया नो कोरिलेशन। टाइम बाकी है। हो गया? सेशन नहीं हो पाएगा। सेशन पूरा एक अभी सेट, अभी तो ये इसका आपके रिग्रेशन चालू होगा, इसका मेरिट डीमेरिट इसका आपके रिग्रेशन चालू होगा। मेरे को कुछ नहीं, आप बताओ मेरा क्या है। ये नेक्स्ट कोई सेशन खाली होगा तो उसमें ले लेंगे, अभी तो हूँ मैं 2 दिन बाद। तो अभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं कि, तो क्या करूं, एंड करूं यहाँ पर? ठीक है, समझ में आ गया ये, है ना? तो 2c माइनस एन अपॉन एन प्लस माइनस। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस कब लेंगे। यहाँ पर एक चीज जो मैंने सामने प्लस माइनस लिया था, ये प्लस माइनस साइन, सबसे पहले मैं ये जो भाग है ये वाला 2c माइनस एन अपॉन एन, इसको मैं सॉल्व करूंगा। मेरे कौन सा साइन मिल रहा है मेरे को, वो साइन देखना। अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो मैं यहाँ दोनों और प्लस लूंगा, साइन माइनस है तो चूंकि यहाँ जीरो आ गया इसलिए प्लस माइनस कुछ भी रहे, क्योंकि जीरो का अपना कोई साइन नहीं होता। जीरो एक ऐसी संख्या है जिसका कोई अपना प्लस या माइनस साइन नहीं होता, वो अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, अगर मान लो यहां पर ये कैलकुलेशन अगर मेरा माइनस आता तो मैं माइनस लेता। ये आपके जो 2c माइनस एन वाला जो यहाँ पर मैंने किया हो, तो ये हमको एक बार करके देखना है कि ये कंप्लीट करने के बाद अगर मान लो माइनस साइन आता तो जब मैं इसको क्या लूंगा तो मैं यहाँ दोनों और माइनस लिख दूंगा। ठीक है, और कैलकुलेशन में अगर यहाँ प्लस आता तो मैं यहाँ प्लस लिखता, क्योंकि जीरो है तो प्लस माइनस साइन रखेंगे तब भी वो आना जीरो ही है उसको। तो यह कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। क्लियर? ये उसका और एक फॉर्मूला यूज करके, जैसे मैंने आपसे बोला प्लस माइनस, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया +8 आ रहा है तो मैंने दोनों और प्लस साइन ले लिया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँ 2c माइनस एन मेरे को देखना है इसका प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है यहाँ पर, दोनों और प्लस लिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो ये इससे ही मालूम पड़ जाता है कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमको डिग्री इससे मिल जाती है। क्लियर? ये मैंने वही जो आपका डाटा है हाइट और BMI का, हाइट एंड वेट वाला, उससे मैंने यूज किया है। क्लियर?
सिंपल है बहुत, बहुत ज़्यादा इसमें, पर प्रॉब्लम क्या है, बहुत रिलायबल ये भी नहीं है। एग्जैक्ट रिलायबल आपके जो है डायरेक्ट वाला मेथड जो है, या तो एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड, आप कोई सा भी यूज करो, कार्ल पियर्सन के सारे मेथड्स वो सबसे ज्यादा रिलायबल है। बाकी सब आपको एस्टिमेशन दे रहे हैं, एग्जैक्ट आपको वो नहीं दे रहे हैं, है ना। अगर बहुत बड़ा लार्ज वैल्यू है तो बहुत इजी है, प्लस माइनस बस आपने को गिनना है, ज्यादा उसमें डाटा है नहीं, ना आपको रैंक देना है, ना उसमें मल्टीप्लिकेशन होना है, इजी मेथड है। फिर क्या है, बहुत ज्यादा छोटे और बड़े वैल्यू होंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम कर देगा ये, तब आपको सही कोरिलेशन नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, अप्रोक्सीमेशन। मैंने क्या बोला, कार्ल पियर्सन के अलावा बाकी सब आपको अप्रोक्सीमेशन दे रहे हैं, एग्जैक्ट चीज नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। तो अब रिग्रेशन के लिए मेरे ख्याल से टाइम बचा नहीं है, अगर मौका मिला तो फिर हम आगे रिग्रेशन करेंगे, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू। इसको बंद करूं। चल, बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर ओम जी गुप्ता सर। आज कम से कम समय में आपने कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में हमारे छात्रों को बड़ी अच्छी तरीके से कोरिलेशन और रिग्रेशन अवगत करवाया। मैं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एवं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्धा की ओर से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ आप इसके आगे भी जैसे जैसे हम लोगों को मौका प्राप्त होगा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे छात्रों के लिए आपका मार्गदर्शन बहुत मूल्यवान और रहेगा। और आशा करता हूँ कि इसके बाद भी जैसे ही मौका मिलेगा आप हमें अपना समय, कीमती समय आपको देंगे, और आपसे आशा करता हूँ और आपका फिर से पुनश्च एक बार आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की है आपने पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त की है। सर, आप मलखाम के राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं। साथ ही साथ सर, आपका हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के साथ में काफी पुराना रिश्ता है। आप हनुमान व्यायाम प्रसारक खेल के अच्छे ज्ञानी होने के साथ साथ आपकी जो रुचि है खेल में, वो रुचि के कारण ही आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सर का सत्कार करने के लिए हमारे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की सेक्रेटरी डॉक्टर माधुरीताई चेनके मैम से विनती करता हूँ कि सर का शाल श्रीफल और मोमेंटोस देकर सत्कार करें। शाल श्रीफल और मोमेंटोस देकर सर का सत्कार होने जा रहा है। साथ ही साथ एक थैंक यू मैम। आज के दूसरे प्रमुख अतिथि और आज के जो रिसोर्स पर्सन हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे सर भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर का सत्कार करने के लिए आयोजन समिति के सेक्रेटरी डॉक्टर लक्ष्मीकांत खंडागड़े सर से विनती करता हूँ कि वो मोमेंटोज और पौधा देकर सर का सत्कार करें।
साथ ही साथ आज के इस कार्यशाला को उपस्थित महाविद्यालय के सभी ज्येष्ठ प्राध्यापकगण एवं इस कार्यशाला के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनिकेत जी अंबेकर सर भी यहाँ उपस्थित हुए और उनके साथ उनके महाविद्यालय के प्राध्यापकगण भी साथ में है। मैं सभी प्राध्यापक गणों का एवं डॉक्टर अनिकेत अंबेकर सर का भी यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ उपस्थित सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यशाला को सदिच्छा भेंट देने के लिए मैं डॉक्टर चंद्रकांत जी रागीर सर से विनती करता हूं कि हमारे छात्रों को शुभेच्छा पर 2 शब्द कहे। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय और मेरे सामने जो युवा शक्ति बैठी है, सबको मेरा नमस्कार। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, समय कम है और मुझे पूरा ज्ञान है कि जनरली सुनने वाले जो अपना विषय के बारे में सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, इधर उधर की बातें कम सुनना पसंद करते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि इस वर्कशॉप में, इस कार्यशाला में मेरा आना हुआ। सर्वप्रथम इस कार्यशाला के लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ सभी को और आयोजन समिति को। और ये बीइंग अ स्पोर्ट्समैन और अमरावती से यहाँ नज़दीक मेलघाट एरिया है, तो मेलघाट में मेरा लगातार पिछले 30-35 साल से आना जाना है। और इस संस्था के जो संस्थापक जो है माननीय आदरणीय पद्मश्री प्रभाकरराव वैद्य, वो आयोजन हम जहाँ शिविर लेते थे बच्चों का, उस आयोजन में एडवेंचर के लिए उनका काफ़ी सहयोग रहता है। तो इस कारण, और वो मेरे लिए आदरणीय है, उनके जैसा व्यक्तित्व विदर्भ में होना ये हमारे विदर्भ का सौभाग्य है। इसलिए मैं उनके कहने पे इस संस्था के किसी भी आग्रह को मैं नकारा नहीं जा सकता था, इस कारण मैं यहाँ आया हूँ। और जो यहाँ पद्मश्री जो डॉक्टर रवि कोल्ले और ये है, ये सब हमारे साइकिल यात्री हैं। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर 6000 किलोमीटर साइकिल 1985-86 में किया है। 4-5 महीने की यात्रा थी। तो उस दरमियान जो मैंने देखा कि क्योंकि उस दरमियान 6 महीना लगातार यात्रा, उसके बाद में लगातार 20-25 साल एक सप्ताह की या 15 दिन की यात्रा निकालता था साइकिल से, सभी युवा थे। और अभी 2005 में पूरे महाराष्ट्र की 2 महीने की साइकिल यात्रा हम उसमें आयोजन थे। मेरे नेतृत्व में नहीं बोलूंगा मैं, हम उसके आयोजक थे। पहले मैं तो पार्टिसिपेंट था, लेकिन अभी आयोजक बन गए थे। फिर रवि कोल्ले वगैरह सब हमारे साथ में रहते थे। उन दोनों की शादी भी उसी यात्रा में हुई, स्मिता और रवि की। तो मैंने अनुभव ये किया है कि इस हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में जो छात्र है, पूरे देश भर से छात्र आते हैं। यहाँ मिनी भारत देखने को मिलता है। तो ऐसे वक्त जो जो युवा खेल से जुड़े हुए हैं, उनके रहन सहन में और उनके आचार विचार में जो स्पोर्ट्समैनशिप दिखती है, जो इस तरह का उनका व्यक्तित्व दिखता है, और वही व्यक्तित्व देश के लिए इन फ्यूचर में काम आने वाला है। तो ऐसा व्यक्तित्व बनाने वाली ये संस्था है। और ऐसे संस्था में हमारी ये कार्यशाला, हमारा जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माध्यम से हम उसके सहयोगी हैं। करना धरना तो मतलब पूरा जो योजना है इस संस्था की है। तो मैं चाहूँगा यहाँ जो उपस्थित है, ऑनलाइन मैंने सुना है कि ऑनलाइन भी यहाँ काफ़ी पार्टिसिपेंट है, तो सभी को ऐसे जहाँ स्पोर्ट्समैनशिप जहाँ उनके मिट्टी में है, ऐसी जगह पे आज ये वर्कशॉप हो रहा है। तो इस कारण ऐसे स्पोर्ट्समैनशिप वाले, नेचर वाले, कल्चर वाले युवा जो फ्यूचर में देश की जरूरत है, आज भी देश की जरूरत है, ऐसे युवा यहाँ से तैयार हो रहे हैं, हो गए। तो इस तरह से ये जो स्टैटिस्टिक पे वो विषय मेरा नहीं है, इसलिए उस पे मैं अपना कुछ भी वक्तव्य देना उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, आई विश
कि भाई हर व्यक्ति यहाँ का स्पोर्ट्समैन बन के और स्पोर्ट्समैनशिप उस तरह का नेचर लेके यहाँ से जाए, इसी शुभेच्छा के साथ मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे जो छात्र है गत 3 दिन से जो ये कार्यशाला चल रही है और स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ते पढ़ते बहुत थोड़े गए थे, लेकिन उनको आज बड़ी हमारे छात्रों को खुशी हुई कि हमारे बीच में एक स्पोर्ट्स पर्सन आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और मलकाम के राष्ट्रीय खिलाड़ी सर आप है। आपको देखकर हमारे बच्चे काफी प्रफुल्लित हुए हैं। मैं तहे दिल से आपका सभी की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ आज के हमारे दूसरे जो रिसोर्स पर्सन करके आज यहाँ उपस्थित हुए हैं डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे सर, जो असिस्टेंट प्रोफेसर करके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्धा से ही है। और सर का आज जो लेक्चर होने वाला है इसके बाद थोड़ी देर बाद ही ये स्टार्ट होने वाला है। उसके पहले मैं एक अल्पसा सर का परिचय आपके सामने रखना चाहूँगा। आज के जो रिसोर्स पर्सन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर करके महात्मा गांधी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत है। सर आपने बीए, बीएड और एमएड आज के अतिथियों को थोड़ा व्यस्त होने के वजह से वो हाँ सर, आज के जो प्रमुख रिसोर्स पर्सन है उनका मैं अल्पसा परिचय आप लोगों को देना चाह रहा हूँ। सर आपने बीए, बीएड और एमएड बीएचयू वाराणसी यूनिवर्सिटी से उपाधि प्राप्त की हुई है। साथ ही साथ सर आपने एशियन इंडियन हिस्ट्री में आपने एमए की उपाधि CSJM कानपुर यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हुई है। सर आपने MBA ये रूरल डेवलपमेंट में किया हुआ है और आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये MBA की डिग्री प्राप्त की हुई है। साथ ही साथ सर आप 3 बार नेट क्वालिफाई है, जिसमें से आपने एजुकेशन ये विषय में 2007 और 2014 में आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। साथ ही साथ 2013 में सर आपने मैनेजमेंट में भी नेट क्वालिफाई किया हुआ है। सर आपने PhD ये भी प्राप्त की हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आपने PhD की उपाधि भी प्राप्त की हुई है। सर आप एजुकेशन साइकोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरेट भी है। ऐसा बड़ा भारी भरकम परिचय सर का एजुकेशन में है। साथ ही साथ सर आपने लगभग 14 पेपर 14 पेपर आपने पब्लिश किए हुए हैं। आपका एक बुक नॉलेज एंड करिकुलम ये भी पब्लिश हो चुका है। सर आपका जो इंटरेस्टिंग एरिया जो है वो नॉलेज एंड करिकुलम, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड हिस्ट्री टीचिंग में आप काफी रुचि रखते हैं। सर आप SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस में आप एक्सपर्ट है। और आज आपके सामने जो टॉपिक सर का जो टॉपिक है डाटा एनालिसिस यूजिंग फॉर SPSS, ये टॉपिक सर का आज आपके सामने रखने वाले हैं। तो मैं सर का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज के जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे सर से विनती करता हूं कि आप अपना टॉपिक हमारे बच्चों के सामने प्रदर्शित करें। धन्यवाद सर। ऑनलाइन के लिए आपको Zoom एप्लीकेशन ये करनी पड़ेगा। मेरे पास
आवाज आ रही है? ये बताइए, या पेन ड्राइव में दे दूंगा। तो आप यहाँ पे करो, मैं वहाँ पे करूँ। अच्छा अच्छा, आपके पास है? फिर मेरी स्पीड मैच होनी चाहिए। आप कंटिन्यू मतलब इसमें करते हुए करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हो गया शायद। मुझे पे रखना पड़ेगा। हेलो, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है। मैं संतों की भूमि अमरावती को प्रणाम करता हूं, और अमरावती एक ऐसी जगह है जिसको जो कि पूरे देश को सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। भगवान कृष्ण यहाँ आ चुके और एक तरह से ससुराल थे उनके। तो भगवान कृष्ण की कर्मस्थली और संत गाडगे बाबा की कर्मस्थली, संतों की भूमि, तो इसमें ईश्वरत्व और संतत्व दोनों का एक बढ़िया मेल है। आप सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यह अपने आप में एक पुण्य कार्य है। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है कि एसपीएसएस के माध्यम से डेटा एनालिसिस कैसे की जाए। और जहां तक मुझे पता है आप सब शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं, तो शारीरिक शिक्षा में भी शोध का रोल है। शोध को हम एसपीएसएस के माध्यम से कैसे आसानी से कर सकते हैं यह भी आपको जानना होगा। मैं चूंकि यहां से बैठ करके डेमो दूंगा क्योंकि लैपटॉप के लिए जो ज्यादा स्पेस चाहिए। स्क्रीन मेरी शो हो रही है क्या? ठीक है, तब तक मैं बातें करता हूं। देखिए, शोध में होता क्या है, नॉर्मली रिसर्च में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या इंटरवेंशन कर रहे हैं का पॉजिटिव है कि नहीं है। मान लीजिए आप एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं योगा का या स्पोर्ट्स का, आप जानना चाहते हैं कि डिजाइन किया है वह को कम करने वाला, तो यह भी एक शोध का विषय है। करेंगे इसको कुछ सेशन ऑलरेडी थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है। सर ये हेलो, ठीक है, कहाँ डिस्प्ले हो रहा है? अच्छा यहाँ, गुड, ठीक है। देखिए, आपके सामने एक डाटा सेट, एक्सेल इंटरफेस जानते हैं आप लोग? एक्सेल को ओपन किया है कभी? एसपीएसएस को ओपन किया आपने? ओपन किया है तो ये वेरिएबल व्यू है। जो भी वेरिएबल हम इंटर करते हैं आइए हम देखते हैं हमारे पास इस डाटा सेट में कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। एक है केस आईडी, मतलब हर सैंपल के हर व्यक्ति के लिए हमने एक आईडी दी हुई है। एक उस व्यक्ति की एज इंटर की गई है इसमें ईयर्स में, जेंडर की एंट्री की गई है और उसे कोड किया गया है 0 फॉर वुमेन 1 फॉर मेन। इनकम को, जो एक महीने की इनकम है उसको भी हमने इसमें एंट्री की है
इनकम एक स्केल वेरिएबल है। देखिए यहां पर स्केल लिखा हुआ है। चलते हैं आगे, मिनिमम वेजेस, फिर वार्षिक आय, एनुअल इनकम को भी हमने इसमें एंट्री की है। इस तरीके से ऑक्यूपेशन प्रेस्टीज स्केल, कि वो व्यक्ति अपने ऑक्यूपेशन को कितना प्रेस्टिजियस मानता है, इसकी भी एंट्री इसमें की गई है। इसके बाद हमने एजुकेशनल कैटेगरी को एंट्री की है कि वो कितनी एजुकेशन है उस व्यक्ति की, और उसको कोड किया है 0 फॉर प्राइमरी, 1 फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, 2 फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मतलब कि हमने जिन लोगों के ऊपर अध्ययन किया है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल के व्यक्ति हैं, जिन्होंने की या तो प्राथमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण की है, माध्यमिक स्तर की शिक्षा ग्रहण की है और यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन ली है। इसके बाद हम चलते हैं, ये देखते हैं कि जो उनका नेबरहुड है, जो उनके पड़ोसी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कितनी है, लो है कि हाई है। हमने जीरो को लो सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, SES को कोड किया गया है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को हमने SCS के रूप में कोड किया है। यहां पर आगे चलते हैं, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है? ये एक वेरिएबल है जो कि आपके फिजिकल एजुकेशन में भी जिसकी होगी कहीं ना कहीं, अब जब PG में या रिसर्च लोकस ऑफ कंट्रोल की बात आए, क्या बीच बीच बड़ी समस्या। करने के बगैर डाटा वहीं चला जाऊं क्या? अभी आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है। मैं आपको उस डाटा सेट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिसकी एंट्री इसमें की गई है, और फिर हम स्टडी को समझाएंगे कि एक्चुअल में स्टडी क्या है, और इस स्टडी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि SPSS किस तरह से आपकी शोध में मदद कर सकता है। हम बता रहे थे एच लॉक, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि आप यह मानते हैं कि आपका स्वास्थ्य आपके कितने कंट्रोल में है। इसको 14 पॉइंट स्केल पर इस स्टडी में नापा गया है। मतलब 0 से लेकर 14 तक मार्क्स दिए गए हैं हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल के लिए। जैसे आपको कहा जाए कि आप बताइए आप क्या मानते हैं, आप मानते हैं कि आपका हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए आप ही जिम्मेदार हैं या आपके हालात जिम्मेदार हैं? तो जो लोग ये मानते हैं कि अपने हेल्थ के लिए मैं जिम्मेदार हूं, उसको बोलते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और जो लोग यह मानते हैं कि मेरे हेल्थ के अच्छे या खराब होने के लिए बाहरी कारण जिम्मेदार हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो इस स्टडी में 2 तरह के लोकस ऑफ कंट्रोल को मेजर किया गया है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जब भी किसी उत्तर देने वाले व्यक्ति से यह पूछा गया, पहले यह पूछा गया कि आप क्या मानते हैं कि आपके हेल्थ को बाहरी कारक प्रभावित करते हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं अपने हेल्थ के लिए, तो बोलेगा नहीं मैं जिम्मेदार हूं। तो 2 कैटेगरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बाद यह पूछा गया कि कितना कंट्रोल है आपका अपने हेल्थ पर, 0 से लेके 14 तक। तो वो नंबर उसने उसमें रेटिंग की है। ये स्केल के माध्यम से स्टडी को मेजर किया गया है और उसके स्कोर की इसमें एंट्री की गई है। देखिए नीचे है एक HLOC-CAT, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल की कैटेगरी, इंटरनल या एक्सटर्नल। देख पा रहे हैं आप? ऐसे ही डिप्रेशन का स्कोर है इसमें, जो कि 10 से 40 तक अंकों के बीच में है, जिसकी रेंज है 10 to 40। बिना छुए भी गायब हो रहा है। स्ट्रेस, इसके बाद स्ट्रेस को भी मेजर किया गया है, जिसमें कि 10 से 40 तक उसकी रेंज है।
ठीक है। परसीव्ड स्ट्रेस स्केल, इसमें दो तरह के स्ट्रेस को मेजर किया गया है। एक तो कार्यक्रम से पहले के स्ट्रेस, मान लीजिए आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आपने लोगों के स्ट्रेस को मेजर कर लिया और फिर उन लोगों के ऊपर एक प्रोग्राम किया योगा का या फिजियोथेरेपी का, जो भी आप करना चाहें, और फिर उसके स्ट्रेस को आपने मेजर किया। तो दो स्कोर है स्ट्रेस के, एक प्री और एक पोस्ट। तो इसको कोडिंग की गई है स्ट्रेस अंडरस्कोर पी, मतलब पोस्ट प्रोग्राम स्ट्रेस को मेजर करके उसकी एंट्री की गई है। आखिरी जो वेरिएबल है वह है CCLS, कोड किया है उसको, वो है कल्चरल कॉन्सोनेंस इन लाइफ स्टाइल। दो तरह के लोग होते हैं समाज में, एक वो होते हैं जो संस्कृति के अनुरूप चलते हैं, उसको बोलते हैं हिंदी में सांस्कृतिक अनुरूपता, कल्चरल कॉन्सोनेंस। तो इसकी भी एंट्री इसमें की गई है और इसका स्कोर है 0 to 100। इतने सारे वेरिएबल्स की एंट्री इसमें है। ये मैं आपको वेरिएबल का डिस्क्रिप्शन समझा रहा था, अब मैं आप डाटा का व्यू बताऊंगा। चलते हैं डेटा व्यू में। डेटा व्यू में चलते हैं तो इस तरीके से ये आपको दिख रहा है डाटा। केस आईडी, एज, जेंडर, इनकम, वेजेस, एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन, प्रेस्टीज, एजुकेशनल कैटेगरी 0, 1, 2 की एंट्री है इसमें। नेबरहुड कैटेगरी, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल की कैटेगरी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, पोस्ट प्रोग्राम स्ट्रेस, कल्चरल कंसोनेंस इन लाइफ स्टाइल, ये सारे वेरिएबल्स आप डाटा में देख पा रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि तब SPSS का अब क्या करें, क्योंकि अगर आपको सिद्धांत पता नहीं है तो आपके पास सॉफ्टवेयर हो के भी आप उसका कुछ कर नहीं पाएंगे। जैसे कहते हैं ना एक कहावत कि एक्शन के बिना नॉलेज बेकार है, ज्ञानम भारः क्रिया बिना। तलवार भी है लेकिन चलाना कैसे और किस पर चलाना है इसके बगैर तलवार भी बेकार है। तो आज मैं जो आपको डेमो दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा वो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स बाय SPSS। दो तरह की सांख्यिकी होती है, एक प्राचल और दूसरी अप्राचल, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक किसी पैरामीटर के बारे में बात करती है। पैरामीटर मतलब आप सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो SPSS दोनों तरह की सांख्यिकी को समझने में मदद करता है, लेकिन दोनों का दायरा बहुत बड़ा है। 1 घंटे के लेक्चर में आप अगर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के 2-3 चीजों को भी सीख जाएंगे तो आपके लिए यूजफुल होगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि किसी डाटा को की नॉर्मलिटी कैसे चेक करते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहली एजम्पशन है कि डाटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने NPC के बारे में सुना होगा, उसका फॉर्मूला भी किताबों में लिखा हुआ देखा होगा और याद करने की कोशिश की होगी, कैलकुलेशन की मेथड जानने की मैन्युअली कोशिश की होगी, वो टफ है। SPSS इस काम को बहुत आसान कर देता है। तो सबसे पहले हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप पढ़ चुके हैं, डॉक्टर हरीश पांडे जी ने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, वो मेरे कलीग हैं, अच्छे मित्र भी हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो इस डाटा सेट में आप देखेंगे कि मैंने कहा ना कि लोगों की एजुकेशनल कैटेगरी का भी एंट्री किया गया है। एडुक ये है ना जो कॉलम देख रहे हैं ना, EDUAC, इसमें 3 है, 0, 1, 2, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के एजुकेशन को एंट्री की गई है। हम देखना चाहते हैं कि शिक्षा का
लोकस ऑफ कंट्रोल, हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए आप एक पीएचडी कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा में, और हेल्थ शारीरिक शिक्षा का वेरिएबल है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य ही है आरोग्य की प्राप्ति, फिटनेस की प्राप्ति। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या शिक्षा का अपने हेल्थ के लोकस ऑफ कंट्रोल पर कोई प्रभाव है, राइट? ठीक, अब इस डाटा में हमने 0 एंट्री की है प्राइमरी वालों को, 1 एंट्री की है सेकेंडरी एजुकेशन को, और 2 एंट्री की है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, और दूसरा वेरिएबल है एचलॉक, देख पा रहे हैं यहां पर। अच्छा, जो शिक्षा का स्तर है जिसको हमने AEDUC एडुक कोड किया है, यह एक ऑर्डिनल वेरिएबल है। ऑर्डिनल मतलब जिसमें एक क्रम है, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, इसमें एक ऑर्डर है। ऑर्डर है ना, हम कहेंगे सर्वोच्च कौन है तो यूनिवर्सिटी, उसके नीचे कौन है सेकेंडरी, उसके नीचे कौन है प्राथमिक। तो एक 3 कैटेगरी हमने बना ली। अब हम मान लीजिए कि हमारा हाइपोथेसिस ये है कि प्राथमिक और माध्यमिक और यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के हेल्थ फोकस ऑफ कंट्रोल के स्कोर्स में सार्थक अंतर है। स्टैटिस्टिक्स में हम अंतर की सार्थक करने का प्रयास अक्सर करते हैं, क्योंकि वाकई उसमें डिफरेंस है कि नहीं यह जानना जरूरी है, क्योंकि आंकड़ों के जो समोच्च होते हैं, आंकड़ों का सेट बहुत बड़ा होता है, तो उसमें डिफरेंस जानना है हमको। हमारे पास 3 आंकड़े हैं, प्राइमरी के, सेकेंडरी के और यूनिवर्सिटी के। अगर आप मैन्युअली कैलकुलेट करेंगे तो एनोवा में टाइम लगेगा, लेकिन हम सबसे पहले एजम्पशन चेक करेंगे, और इसके लिए हम जाएंगे एनालाइज में। एनालाइज में जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। रुक जाइए, पहले का कुछ एनालिसिस है, मैं उसको बंद कर देता हूं ताकि फ्रेश एनालिसिस करेंगे हम लोग। एनालाइज में गए और डिस्क्रिप्टिव में गए, और फिर गए एक्सप्लोर में। एक्सप्लोर में हमने यहां से पहले देखिए, मैंने किया हुआ है, दिखा रहा है, हमको जानना है कि हेल्थ लोकस ऑफ कंट्रोल पर शिक्षा के स्तर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है। हम जिस पर